पिछले 2 वर्षों में धुमकुड़िया ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा रहा है। नमस्कार, जोहार। धुमकुड़िया में आप सभी का स्वागत है। अभी 10 तारीख को कल जेपीएससी बैकलॉग 2023 का पीटी संपन्न हुआ। हम लोग आज उसी के क्वेश्चन देखेंगे, साथ ही साथ थोड़ा पैटर्न को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं। ये पेपर 1 है और ये आपका ए सीरीज है। तो पहला है कि निम्नलिखित में कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में अवस्थित है। तो ये आपका कलपक्कम है। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु में कलपक्कम है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो ताप्ती नहीं बनाती है। जो नदी प्रवाह की दिशा के परिप्रेक्ष्य में अन्य से भिन्न है तो वो माही है। गैलेंथिया खाड़ी ये आपका ग्रेट निकोबार में है। भारत का सबसे निचला स्थान लोएस्ट पॉइंट ये कुट्टानाड है। ये 6ठा नंबर जो है जो आपका मैच है। तो जैसे अमरकंटक मध्य प्रदेश में है, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ कर्नाटक हो गया, तो इस तरह से जो है इसको आप आराम से मैच कर सकते हैं। जैसे आपका जो सी है वो आपका 4 हो जाएगा और मिकिर के पहाड़ियाँ आसाम हो गया। तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। 7वां नंबर है कि कोयली तेल शोधन किस राज्य में स्थित है। तो गुजरात। अभी ऑयल रिफाइनरीज, ऑयल इंपोर्ट्स, ये सब चीज़ें काफ़ी हाईलाइटेड है, तो इससे रिलेटेड टॉपिक्स जरूर कर लीजिएगा। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष शुरू हुई थी। 1872। जैसे अभी जनगणना होने वाली है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में रहती है। तो 31.2। द डायनेमिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नामक किताब के लेखक गेराल्ड कैडन। ये जो सवाल है 11 नंबर सवाल, ये काफ़ी डिस्प्यूटेड सवाल है, क्योंकि जैसे मौलिक अधिकार ये एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, ये तो गलत होगा। एक्चुअली में इसमें कौन सही है पूछा है, तो पहला तो गलत होगा। दूसरा, भारत में विदेशी नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं है। और तीसरा जो है आपका 32 को संसद द्वारा निलंबित किया जा सकता है। तो 22 तो आपको पता ही है। 32 वाला हम लोग देख लेते हैं। 32 जैसे कहा है कि संसद द्वारा निलंबित, एक्चुअली में ये आपका राष्ट्रपति द्वारा आदेश द्वारा निलंबित होता है। तो उस हालत में जो है आपका ये तीनों ऑप्शन गलत हो सकते हैं। डी ऑप्शन सही हो सकता है। बाकी जेपीएससी के आंसर का वेट करना पड़ेगा इसको लेकर फाइनल करने के लिए। सांची नगर किस नदी के किनारे स्थित है। तो बेतवा के किनारे। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 किस न्यायिक फैसले के जवाब में पास किया गया था। ये थोड़ा सा डिटेल्स क्वेश्चन है, डीप है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, क्योंकि इसी के अगेंस्ट में फिर इंदिरा गांधी के समय 24वां संविधान संशोधन आया था। फिर इसके बाद में फिर आपको केशवानंद भारती केस। 14 नंबर, नागरिक चार्टर की अवधारणा सबसे पहले, तो ये यूनाइटेड किंगडम है। संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत उच्च न्यायालयों में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। तो 7वां संविधान संशोधन। इसमें एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे, इसके जो पीएम थे जिन्होंने शुरू किया था यूके का, उसके बारे में सवाल आपका जो है पहले जेपीएससी में पूछ चुका है। ये जो आपका कार्यकारी और अपर न्यायाधीश को लेकर जो है अभी हाल में एग्जामिनेशन जो हुआ था FRO या ACF, उसमें से किसी में इसके आर्टिकल्स पूछे गए थे। इसमें संशोधन पूछा है, तो 7वां संविधान संशोधन इसमें होगा। ये पूछा है कि पंचायत समिति किस प्रशासनिक स्तर पर कार्य करती है। तो ब्लॉक स्तर पर कार्य करती है। ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर होता है। भारत में जीएसटी किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा लागू किया गया। अभी जैसे आपका जीएसटी 2.0 जो 2 स्लैब वाला शुरू किया गया था, तो उसके पहले जो जीएसटी लागू हुआ है तो 101वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नगर पालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 243Z। भारत में बड़े शहरों का प्रशासन किस प्रकार के शहरी स्थानीय निकाय द्वारा किया जाता है। नगर निगम। विश्व आर्थिक आउटलुक अपडेट 2026 किस संगठन द्वारा जारी किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। मई 2025 में माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहली नेत्रहीन भारतीय महिला कौन है। तो छोंजिंग एंगमो। ऑस्ट्रेलियन ओपन किस महीने में खेला जाता है। जनवरी में। अभी आपका जो है अल्कराज वो 22 साल की उम्र में चारों ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन चुके हैं। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के कुल कितने विषय कार्य उल्लेख है। तो 18 विषय है। 24 नंबर आपका है कि हंगेरियन ब्रिटिश लेखक डेविड स्राजले ने अपनी किस काम के लिए 2025 का बुकर प्राइज जीता। तो फ्लैश है।
ये हॉट लैम्प जो है आपका इंटरनेशनल बुकर है। 25 है, मानव वन्यजीव संघर्ष से निपटने के लिए किस राज्य सरकार ने हनुमान परियोजना शुरू की? तो आंध्र प्रदेश। भारत में घरेलू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा। ये सवाल आपका गलत है, क्योंकि क्षेत्र के हिसाब से गोवा नहीं बल्कि हरियाणा है। तो ये आपका सवाल जो है उसमें कोई भी ऑप्शन जो है आपका सूट नहीं बैठता है, तो ये सवाल को गलत है। G7 शिखर सम्मेलन 2025 का मुख्य विषय था वैश्विक सुरक्षा, आर्थिक सहनशीलता, लचीलापन, जलवायु कार्रवाई। G7 का बैठक आपका कनाडा में हुआ था। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में महिला मतदाताओं का मतदान प्रतिशत 66% से अधिक, 66.91% करीब है। बिहार से सवाल 1-2 आपको रेगुलर जेपीएससी में पूछे जा रहे हैं। 2025 में रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक डीजी सोनाली मिश्रा। आंगनबाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान और किशोरियों के लिए योजना किस व्यापक मिशन के अंतर्गत शामिल कर ली गई हैं? तो मिशन सक्षम और पोषण 2.0। केंद्रीय कैबिनेट ने केरल के नाम बदलने का प्रस्ताव कब मंजूर किया? तो फरवरी 2026 में। कैबिनेट ने जो है आपका फरवरी 2026 में इसको प्रस्ताव को मंजूर कर लिया, जबकि केरल विधानसभा में वो मार्च 2024 में जो है वहाँ से पारित हुआ था। भूटान में पीएम मोदी ने कौन सी प्रमुख जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया? तो ये अभी लेटेस्ट अगर देखें तो पुनांगसू 2 HEP होगा। वैसे बात पहले उन्होंने मोंगदेछू HEP का भी किया है, तो लेटेस्ट ही माना जाएगा आप, लेकिन आप चाहें तो चैलेंज कर सकते हैं। विश्व कैंसर दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 4 फरवरी। निम्नलिखित में कौन सा भारत में अक्सर वर्णित दोहरी अर्थव्यवस्था की विशेषता में सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? तो डी होगा, अत्यधिक उन्नत प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के साथ पारंपरिक कम उत्पादकता वाली कृषि गतिविधियों का सह-अस्तित्व। भारत में किस क्षेत्र ने ऐतिहासिक रूप से अस्थिरता प्रदर्शित की है, जो समग्र जीडीपी विकास दर को सबसे अधिक प्रभावित करती है, ओवरऑल जीडीपी रेट को? तो ये डिपेंड करता है एग्रीकल्चर पे। भारत में गरीबी की मौजूदगी मुख्य रूप से निम्नलिखित को दर्शाती है: आय और संसाधनों का असमान वितरण। मई 2025 में भारत नौसेना में शामिल होने वाली पहली देश में डिजाइन बने एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट का नाम INS करनाला। सतत विकास का मुख्य उद्देश्य भविष्य के संसाधनों को नुकसान पहुंचाए बिना वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करना। सतत विकास लक्ष्यों को अपनाया था संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों ने 2015 में, 15 साल के लिए है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सतत संसाधन प्रबंधन को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? तो नवीकरणीय संसाधनों का सावधानीपूर्वक और कुशलतापूर्वक उपयोग करना। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आर्थिक परिवर्तन को दर्शाता है? तो कृषि से उद्योग और सेवाओं की ओर बदलाव। आर्थिक सुधारों में उदारीकरण का मुख्य रूप से तात्पर्य है आर्थिक गतिविधियों पर सरकारी नियंत्रण में कमी। भारत में वैश्वीकरण का एक प्रमुख प्रभाव यह है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निवेश में वृद्धि। मानव अधिकारों को सबसे अच्छे तरीके से इस तरह बताया गया है: सभी मनुष्यों को जन्म से प्राप्त मूल अधिकार। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब स्वीकार की गई? तो 1948, 10 दिसंबर। सतत विकास के लिए किसके बीच सहयोग आवश्यक है? ये एक सवाल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि जैसे जो डेफिनेशन के हिसाब से देखें जाए तो वर्तमान पीढ़ी, भावी पीढ़ी, पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक योजना भी लग सकता है, लेकिन हमारे हिसाब से ये आर्थिक विकास और पारिस्थितिकी संतुलन होगा। बाकी जेपीएससी के आंसर का वेट कर सकते हैं। जैव विविधता का अर्थ किसी क्षेत्र में पौधों और जीवों की विविधता। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि। वैश्विक तापमान वृद्धि को कम करने के उद्देश्य से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया गया है? क्योटो प्रोटोकॉल। बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल्स और अंतर्राष्ट्रीय समझौते पे फोकस मत कीजिए। पेरिस हो गया, क्योटो हो गया, मॉन्ट्रियल, फिर आपका जो है CVD, इतने में आसपास में घूम सकते हैं। UNFCCC जो अर्थ समिट हुआ था। शहरीकरण का अर्थ है शहरी और शहरी जनसंख्या का विस्तार। भारत में मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए मुख्य संस्था कौन सी है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। खेल समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। ओलंपिक खेलों का आयोजन किस संस्था द्वारा किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य आपदाओं के प्रभाव को कम करना और जोखिम प्रबंधन। भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। तीव्र शहरीकरण से जुड़े एक प्रमुख समस्या है आवास की कमी और झुग्गी बस्तियां।
भारत में कृषि क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? छिपी हुई बेरोजगारी। ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है मौसमी बेरोजगारी को लेकर, लेकिन जो साधारणतया सामान्यतः जो माना जाता है वो आपका छिपी हुई बेरोजगारी एग्रीकल्चर में। भारत में ग्रामीण बेरोजगारी को कम करने के उद्देश्य से चलाया जाने वाला एक प्रमुख सरकारी कार्यक्रम है मनरेगा। वो क्या कहलाता है जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है? पदार्थ। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में किसके समानुपाती होता है? तो उसके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, और जो दूरी होता है उसके वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बी ऑप्शन सही होगा। गरीबी का अर्थ क्या है? तो जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की कमी। मानव रक्त में लाल कोशिकाओं का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन। वाष्पीकरण के कारण क्या होता है? शीतलन होता है। मरीचिका इसका उदाहरण। जो मिरर्स होता है तो उसका आपका रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का उवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रेजेंटेशन प्रस्तुतियों में एनिमेशन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? किस लिए? तो प्रस्तुतियों को अधिक आकर्षक बनाने के लिए। निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ से कालक्रमबद्ध करते हुए व्यवस्थित कीजिए। तो जैसे आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, फिर आपका प्रोजेक्ट एलिफेंट 2001 और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। एक नेटवर्क में प्रत्येक मशीन की एक और अनूठी पहचान संख्या कहलाती है? तो MSC एड्रेस कहलाता है। फास्फोरस स्थिरीकरण किस मृदा में अधिकतम होता है? अम्लीय और क्षारीय में। दलहनी फसलों में बीज शोधन किया जाता है राइजोबियम से। कृषि नवाचारों के लिए प्रसार का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? एवरेट रोजर्स। ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित क्षेत्र में तकनीकी विकास संबंधित था? डेयरी क्षेत्र से। टेलीफोन लाइनों पर डेटा संचरण के लिए डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने वाला उपकरण कौन सा है? मॉडम। केंद्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नागपुर में। लुगु पहाड़ किस जनजाति का प्रमुख तीर्थस्थल है? तो संथाल का। कर्णकुलजोर नदी कहाँ स्थित है? जहाँ निम्न पाषाण कालीय, लोअर पैलियोलिथिक पूछा है। तो निम्न पाषाण में आपका जो है ये देवघर होगा। अगर आपको मध्य पाषाण पूछता तो फिर दुमका होता। झारखंड का कौन सा लोक नृत्य सामान्यतः विवाह समारोह में प्रस्तुत होता है? तो डोमकच। झारखंड की कौन सी पारंपरिक चित्रकला मुख्य रूप से विवाह संस्कारों के द्वारा बनाई जाती है? तो कोहबर। झारखंड का मार्शल नृत्य पैका मूल रूप से किससे संबंधित है? अब ये सवाल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि विवाह समारोह में भी होता है, लेकिन साथ में युद्ध परंपरा, युद्ध प्रशिक्षण से भी रिलेटेड है। तो मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर योद्धा परंपरा और युद्ध प्रशिक्षण होगा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना प्रारंभ की गई 2015 में। झारखंड में प्राप्त ऐतिहासिक अवशेषों के आधार पर जनजातीय तथा गैर जनजातीय परंपरा के अतिरिक्त किस एक अन्य परंपरा में बड़े प्रदेशों में अति प्राचीन काल में अपना स्थान बनाया? तो जो बौद्ध परंपरा का वज्रयान शाखा था उसने झारखंड में जो है अपना स्थान बनाया था। झारखंड में प्राप्त सबसे प्राचीन पुरातात्विक अवशेष कौन से हैं? तो इसको है चैल्कोलिथिक काल में ये आपका बनाया गया था। कैलकोलिथिक काल में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रांची किस वर्ष आए थे? 1916 में, लेकिन गांधी जी से मिल नहीं पाए थे। झारखंड में छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन कब हुआ था? 1915 में। 20 ईयर्स ऑफ डार्क नाइट ये कार्तिक उरांव का किताब है, 20 बरस की काली रात, और इस पे सवाल पहले भी आ चुके हैं JPSC में। अगला सवाल आपका है इसमें, निम्नलिखित में किस वैदिक देवता का संबंध मधु से स्थापित किया जाता है? तो सोम के साथ किया जाता है। निम्नलिखित में इतिहासकारों में से किसने शुंगों का संबंध ईरान से जोड़ा? तो हरप्रसाद शास्त्री को जोड़ा है, उन्होंने जोड़ा था। किस पल्लव शासक ने महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया? तो नरसिंहवर्मन प्रथम ने। गुप्तकालीन अजंता के गुफा चित्रों में से मरणासन राजकुमारी का चित्र किस गुफा में चित्रित है? 16वीं गुफा में है। दरबारी भाषा के रूप में फारसी सर्वप्रथम किस वंश ने अपनाई? गुलाम वंश ने। निम्नलिखित में से किस स्थान को मेलुहा के नाम से संबोधित किया जाता था? सिंधु क्षेत्र। इसको मेलुहा नाविकों का देश कहा जाता था। 1565 का तालीकोटा का युद्ध किसका कारण बना था? तो ये विजयनगर साम्राज्य का पतन का कारण बना था। अब जैसे इसमें आप मैच कर सकते हैं, 93 क्वेश्चन में मुगलों के शब्दों को लेकर है। मनसब यानी ये पद था। जागीर राजस्व आवंटन को लेकर। खालसा या खालिसा शाही भूमि है।
दीवान वित्त अधिकारी होते थे। तो ऑप्शन डी है आपका राइट आंसर होगा। अब आते हैं 94 में आपका जो है ए होगा, क्योंकि भक्ति संतों ने लोक भाषाओं का प्रयोग इसलिए किया था ताकि वो सामान्य जन तक पहुँचे। 95 सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग मुख्यतः किस कारण विफल रहा? जैसे कि हम लोग जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, इन्होंने तांबे का प्रयोग किया था सांकेतिक मुद्रा के तौर पर, और जो जन विश्वास के कारण जो है विफल हो गया। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। किस गवर्नर जनरल ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया? तो यह लॉर्ड डलहौजी ने किया था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार में सर्वप्रथम विद्रोह दानापुर से शुरू हुआ था। इस पे बीपीएससी में एक केस पहले भी हो चुका है, आप लोगों को पता ही होगा। और कालिंकर दत्त के दत्ता, उनकी किताब में जो फैक्ट्स दिए हुए हैं उसको सही माना गया था। 1914 ईस्वी में टाना भगत आंदोलन के प्रमुख नेता जतरा उरांव थे। होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने कब की थी? सितंबर 1916 में की थी। पलासी का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। तो ये जो आपके सवाल हैं, अब इसमें से जैसे हम लोग अगर देखें तो क्वेश्चंस बहुत मुश्किल नहीं थे, इसमें कोई डाउट नहीं है इस बात को लेकर। लेकिन हाँ, इसको हम लोग क्या बिल्कुल इजी ही रखेंगे? क्या हर कोई इसमें 80 सवाल बना सकता है? तो ऐसा भी नहीं है। मोटा मोटी अगर देखा जाए तो इसमें 60 सवाल जो हैं आपके करीब इजी थे। 60 सवाल इजी थे, और उसके अलावा जो 40 हैं वो हम लोग मान सकते हैं कि मॉडरेट से लेके टफ तक हैं। तो 60 के बाद अगर आपने 75 प्लस अगर किया है तो अच्छा स्कोर है आपका इसमें। और उसी के आधार पर, इसके आधार ही आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी, जैसे ज्योग्राफी के जो सवाल हैं वो साधारणतः आपके जो भी जनरल नॉलेज है या कहें तो एनसीईआरटी बेस्ड ही हैं। बहुत ज़्यादा कुछ सवाल जैसे गैंथलिया की खाड़ी एनसीईआरटी में ना मिलेगा, कुक्टानाड ये आपको नहीं मिलेगा, बाद बाकी आपको सवाल जो हैं वो लगभग कोयली जैसे हो सकता है। लेकिन कोयली जैसे सवाल अगर आते हैं तो गुजरात ही रिफाइनरी का जो है आपका हेड है, तो आप उसके आधार पर आराम से अंदाज़ा लगा सकते हैं। पॉपेट के सवालों पे बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे आपका कुछ केसेस, जैसे गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य हो गया, मिनरवा मिल्स केस हो गया, केशवानंद भारती केस हो गए, इस तरह के जो हाईलाइटेड केस हैं जो किसी फंडामेंटल राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशंस के विशेष प्रभाव डालते हैं, उन केसों को ज़रूर आपको देखना है। नागरिक चार्टर, इस तरह के सवाल जो बेसिक सवाल है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है, वो पूछे गए हैं। हाँ, लेकिन जैसे अब ये एडहॉक और एडिशनल एक्टिंग जज और एडिशनल जज को लेकर जो अमेंडमेंट हुए हैं, तो नो डाउट ये उतना आसान नहीं है। आपके जो भी पंचायती राज और 74वां संविधान संशोधन को लेकर जो आर्टिकल्स हैं उनको रट जाइए, उससे सवाल आ रहे हैं, वो आपको बहुत इम्पोर्टेंट हैं। उसके अलावा करंट अफेयर्स में थोड़ा मजबूत पकड़ रखिए। फॉरेस्ट बहुत अच्छे से पढ़िए, नेशनल वाला खासकर, और झारखंड वाला तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको। करंट अफेयर्स आपका जनवरी 2026 तक ही फैब 2026 तक पूछा जा रहा है, तो यहाँ तक का जो है 2025 और फैब 2026 जो है उतना तक आप कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। बाकी सवाल बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं थे। हाँ, लेकिन इन इजी सवाल में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होती है कि आप एक्यूरेसी कितना रखते हैं। कई बार हमारे 5-6 सवाल सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं, वो नहीं करना है। जहाँ तक हो सके आपका एक्यूरेसी 99% हो। एक आध सवाल अगर आपकी गलती हो जाते हैं तो अलग बात है, लेकिन मिस्टेक्स नहीं करने हैं। छोटी छोटी गलतियाँ भारी पड़ जाती हैं, तो आने वाले एग्ज़ाम में इस बात का ध्यान रखना है कि मिस्टेक्स ना हो। आगे हम लोग दूसरे वीडियो में फिर देखते हैं पेपर 2 को लेकर, और फिर हम लोग थोड़ा सा कटअप पे भी चर्चा कर लेंगे उस पर।